नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की, बिहार पहुंची आरएसएस के लेख की चिंगारी की, देखेंगे नीतीश बीजेपी के खिलाफ क्या है राहुल का प्लान, क्यों गडकरी ने फडणवीस को दी नसीहत, जानेंगे किस मुद्दे पर मोदी और स्टालिन के बीच छिड़ी जुबानी जंग, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका में ट्रंप के विरोध को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने तोड़ा अनशन, बोले संघर्ष रहेगा जारी। एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने की कर रहे थे मांग। एमए बेबी बने सीपीआईएम के नए महासचिव। 1986 से 1998 तक सीपीआईएम की तरफ से राज्यसभा के सांसद रहे हैं एमए बेबी। सीताराम येचुरी के निधन के बाद से खाली था पद। नागालैंड के मोन जिले के जनजातीय मुखिया की केंद्र सरकार से बड़ी मांग, भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ न लगाने और फ्री मूवमेंट रिजीम क्षेत्र को कम करने के फैसले को तुरंत रद्द करने की अपील। बोले दो देशों में बटा है मेरा घर। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद धैर्यशील माने का बड़ा बयान, कहा एकनाथ शिंदे कागजों पर भले ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो लोगों के दिलों में प्रदेश के सीएम हैं। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही ये अब कानून बन गया है। इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की झड़ी लग गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, या फिर वहां से यह बिल खारिज हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानिए इस रिपोर्ट में। वक्फ बिल पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कई राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। ऐसे में कानून बनते ही अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा? क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा? तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती का मुख्य आधार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बिल कानून बनने के बाद भी रद्द हो सकता है। इसको लेकर जानकारों का कहना है कि अगर संविधान के तहत काम नहीं किया गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करता है। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, उस बिल को भी रद्द करती है, उस कानून को भी रद्द करती है। जानकारों का कहना है कि बिल में अगर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जा रहा होगा, संविधान में किसी व्यक्ति विशेष और समुदाय को जो अधिकार दिए गए हैं उसको अगर छीना जा रहा होगा, तो उसकी वैधता को चैलेंज किया जा सकता है और किया जाएगा अगर वो किसी व्यक्ति और समुदाय के खिलाफ है। वहीं इसको लेकर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिल को रद्द कर सकता है। बता दें कि वक्फ बिल के पारित होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। अभी तक कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमीयतुल उलमा, मौलाना अरशद मदनी सहित तमाम मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब क्योंकि कानून बन चुका है, इसलिए इस मामले में सुनवाई हो सकती है। ऐसे में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। वक्फ कानून को लेकर सबसे ज्यादा बवाल बिहार में देखा गया, जहां एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू के ही नेताओं ने इस बिल पर पार्टी के स्टैंड से नाराजगी जाहिर की। दर्जनों नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन ये विवाद अब तक नहीं थमा। इस बीच अब विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है, जिसके बाद सरकार की मंशा को लेकर राहुल गांधी का दावा सच होता दिखाई दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ की जमीन के बाद अब संघ के निशाने पर चर्च की जमीनें आ गई हैं। संघ पर ये आरोप उसी के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख के बाद से विपक्ष लगा रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट कर संघ पर निशाना साधा था। ऑर्गेनाइजर में छपे लेख का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया था कि वक्फ के बाद अब अलग अलग समुदायों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी कहा कि वक्फ के बाद अब ईसाई आरएसएस के निशाने पर हैं। जब विवाद गहराया तो आरएसएस ने अपना लेख हटा दिया, लेकिन ये विवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि दूसरे ढंग से इसे अब उठाया जा रहा है। ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अब विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप ने नीतीश सरकार से एक बड़ी मांग की है। विहिप चाहता है कि मस्जिद और चर्च को भी सरकार अपने नियंत्रण में ले। वीएचपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे का कहना है कि अभी सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण है। विहिप के एक दल ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मुलाकात कर इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये भेदभाव है और इसे दूर करना चाहिए। विहिप का मानना है कि मंदिरों के साथ अन्याय हो रहा है। उनके मुताबिक सिर्फ मंदिरों को सरकार चलाती है, जबकि मस्जिद और चर्च अपने धार्मिक संगठन चलाते हैं। विहिप के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने इस बात पर जोर दिया और उन्होंने विजय सिन्हा से कहा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है और इसे बदलना चाहिए।
मिलिंद परांडे ने कहा कि संविधान सभी धर्मों को बराबर मानता है। उन्होंने सवाल किया कि अगर मस्जिद और चर्च सरकारी नियंत्रण से बाहर रह सकते हैं तो मंदिरों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सभी धर्मों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस घटना से राहुल गांधी का दावा भी सच साबित होता दिखाई दे रहा है। वहीं व्हीप की इस मांग ने भी नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और जानकारों का कहना है कि संघ ने भले ही लेख को हटा दिया, लेकिन अब वीएचपी को काम पर लगा दिया है। वीएचपी की इस मांग ने नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वक्फ बिल और अब चर्च की जमीन, इस गहराते विवाद के बीच राहुल गांधी के बिहार दौरे ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। वक्फ पर नए कानून के आते ही अब राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं और मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर वो आगे की रणनीति बनाएंगे। इस दौरे से पहले उन्होंने एक नई मुहिम भी शुरू करने की घोषणा की है। देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार में पहले से ही हंगामा मचा था। अब नया कानून बन जाने के बाद सियासत और गर्म हो गई है। इस कानून के बनने के फौरन बाद राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं। राहुल अपने दौरे के दौरान मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि किशनगंज से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहले ही दाखिल कर दी है। अब राहुल के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात में बीजेपी और नीतीश के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार होगी। अपने दौरे को लेकर खुद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। राहुल ने लिखा, बिहार के युवा साथियों, मैं 7 अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूँ। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने। लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं की भावना दिखे, उनका संघर्ष दिखे, उनका कष्ट दिखे। आप भी व्हाइट टी शर्ट पहन कर आइए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए। सरकार पर आपके अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, उसे हटाने के लिए यहाँ रजिस्टर कर व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट से जुड़िए। आइए हम मिलकर बिहार को अवसरों वाला राज्य बनाएं। राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं को साधने के लिए एक मुहिम शुरू की है। इसके अलावा आपको बता दें कि 7 अप्रैल को बिहार के एक दिन दौरे में राहुल गांधी 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो सबसे पहले बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शिरकत करेंगे और उसके बाद पटना में संविधान सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वो पार्टी की एक बैठक में हिस्सा लेंगे और फिर बिहार के बड़े मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करेंगे और केंद्र सरकार के इस नए कानून को लेकर बात करेंगे। राहुल गांधी का ये दौरा बेहद खास है। बीते 4 महीने में ये तीसरा मौका होगा जब राहुल गांधी बिहार दौरे पर जाएंगे। इससे पहले वो 18 जनवरी तथा 4 फरवरी को पटना में आ चुके हैं। राहुल गांधी के इस दौरे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, तो टेंशन महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है और इसकी वजह है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो अक्सर ही अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। और अब एक बार फिर उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है, जिसे सीएम फडणवीस पर हमला माना जा रहा है। इसके बाद से बीजेपी में खटपट की चर्चा तेज है। तो क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने नेताओं को नसीहतें दी। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक नेता के लिए पार्टी उसके परिवार की तरह होनी चाहिए। नागपुर शहर में बीजेपी के नए कार्यालय की आधारशिला रखने के बाद गडकरी ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे। इस दौरान गडकरी ने कहा कि एक नेता के लिए उसकी पार्टी उसके परिवार की तरह होनी चाहिए और पार्टी के कार्यकर्ता परिवार के सदस्यों की तरह। आपको पार्टी कार्यकर्ताओं से वैसा ही प्यार करना चाहिए जैसा आप अपने बच्चों से करते हैं। फडणवीस जैसे नेताओं को आज जो कुछ भी बनना है उसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद अनिवार्य है। हमें जो कुछ भी मिला है वो शुरू से ही असंख्य पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण और बलिदान के बिना संभव नहीं था। अब गडकरी के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भले ही गडकरी ने खुलकर फडणवीस पर निशाना ना साधा हो, लेकिन उनका ये बयान सीएम फडणवीस के लिए ही माना जा रहा है, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी है और फडणवीस को सीएम बनाया गया है, तब से ही फडणवीस तल्ख रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पार्टी के ही नेता कार्यकर्ता उनके इस रवैये को लेकर नाराज हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री का ये बयान बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। गडकरी के बयान से महाराष्ट्र बीजेपी में तनाव बढ़ सकता है, तो जुबानी जंग मोदी और स्टालिन के बीच भी नजर आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम पहुंचे। इस दौरे के दौरान भी दोनों सरकारों के बीच की तल्खियां खुलकर सामने आ गई। स्टालिन ने पीएम के कार्यक्रम से दूरी बनाई, तो वहीं पीएम ने भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु सीएम पर तंज कस दिया। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अब दक्षिण राज्यों पर है और इन राज्यों में खुद को मजबूत करने के लिए पार्टी हर पैंतरा अपना रही है, चाहे वो परिसीमन के जरिए हो या फिर त्रिभाषा फॉर्मूला हो। लेकिन तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन बीजेपी की इस कोशिश को लगातार नाकाम कर रहे हैं और नाकाम करने में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने दक्षिण के 7 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और अब जब पीएम रामेश्वरम पहुंचे तो स्टालिन ना तो पीएम को रिसीव करने पहुंचे और ना ही उनके कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन अपनी बात उन्होंने पीएम तक पहुंचा दी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर राज्य के लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए। सीएम स्टालिन ने एक आधिकारिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि तमिलनाडु के अधिकारों पर अंकुश न लगे। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी रामेश्वरम से विपक्ष और स्टालिन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को हमेशा रोते रहने की आदत होती है। यही नहीं, केंद्र और स्टालिन के बीच चल रहे भाषा विवाद को लेकर भी पीएम ने स्टालिन पर तंज कस दिया। जनसभा के दौरान उन्होंने भाषा विवाद का जिक्र किए बिना डीएम के नेताओं और सीएम के स्टालिन को नसीहत दे दी। पीएम ने कहा, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। यानी साफ है कि दोनों सरकारों के बीच जबरदस्त वार पलटवार का दौर चल रहा है और ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। दक्षिण में भाषा विवाद परिसीमन का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब साफ होगी यमुना। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सोशल एक्टिविस्ट भी इस मुद्दे को मुखरता से उठा रहे हैं, यमुना को दोबारा जिंदा करने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर अब दिल्ली की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। यही नहीं, आयुष्मान योजना को लेकर भी कांग्रेस ने रेखा गुप्ता की सरकार को घेरा है। तो कैसे घेरी बीजेपी सरकार, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर लगातार बहस देखी जा रही है और अब कांग्रेस ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर यमुना के पानी में जहरीले झाग का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने जुमला फेंका था कि सरकार बनते ही यमुना को साफ कर देंगे। सरकार बनने के बाद गोदी मीडिया को लगाकर इसका प्रचार भी किया, लेकिन अब झूठ का गुब्बारा फूट गया। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये है यमुना की सफाई की हकीकत, जहरीला झाग। मोदी और बीजेपी का एक ही काम है, झूठ बोलना। गंगा की सफाई पर भी झूठ बोला गया, यमुना की सफाई पर भी झूठ बोला गया। असल में नदियों की सफाई बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार का जरिया है, जिससे हजारों करोड़ गटक लिए गए हैं। पार्टी ने एक तरफ यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया तो वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान योजना को लेकर भी सरकार को घेरा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली की बीजेपी सरकार के साथ ही केंद्र पर भी हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार के 1 लाख आयुष्मान कार्ड बनवाने के दावे को भ्रमित करने वाला बताया और कहा कि दिल्ली में करीब 4 लाख से ज्यादा लोग 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं। ऐसे में मात्र 1 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य बहुत कम है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना लागू करना भले ही एक अच्छा कदम हो, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली के अस्पतालों की बदहाली को भी ठीक करना जरूरी है। साफ है, अगर रेखा गुप्ता की सरकार ने इन मुद्दों पर काम नहीं किया तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका में ट्रंप के विरोध को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से दुनिया भर के देशों में आक्रोश तो देखा ही जा रहा है और अब अमेरिका में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। ट्रंप के साथ ही उनके सहयोगी अरबपति एलन मस्क के खिलाफ भी अमेरिका के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हैंड्स ऑफ नाम के इस प्रदर्शन से लोग ट्रंप के फैसलों के खिलाफ अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की सड़कों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी अरबपति एलन मस्क के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में रैलियां निकाली गई, जिनमें लाखों लोग शामिल हुए। लगभग 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस प्रदर्शन में 150 से ज्यादा संगठनों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रमुख तौर पर सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर संघ, LGBTQ+ वॉलंटियर्स, पूर्व सैनिक और चुनावी कार्यकर्ता शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट के तहत देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां की गई। ये प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रदर्शन को हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट नाम दिया। हैंड्स ऑफ का मतलब होता है हमारे अधिकारों से दूर रहो, यानी प्रदर्शनकारी नहीं चाहते कि उनके अधिकारों पर किसी का कंट्रोल हो। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, तब से ही वो एक के बाद एक विवादित फैसले ले रहे हैं। फिर चाहे वो थर्ड जेंडर के अधिकारों को छीनने का फैसला हो, या सरकारी कर्मचारियों की छटनी का, अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन का, या फिर टैरिफ का, ट्रंप के फैसलों को लेकर लगातार बहस देखी जा रही है और अब अपने ही देश में उनका विरोध शुरू हो गया है। और उनके साथ ही एलन मस्क, जो कि डॉज विभाग के प्रमुख हैं और अमेरिकी सरकार के खर्च में कटौती के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। अब ऐसे में ट्रंप को अपने फैसलों के चलते देश के बाहर से तो चुनौतियां मिल ही रही थी। यूरोपियन यूनियन, चीन जैसे कई देश ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और अब अपने देश में ही उनके खिलाफ मोर्चा खुल गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब ट्रंप रुकेंगे या उनके ये फैसले जारी रहेंगे।
तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।